साथियों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 4 फरवरी 2026 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से 4 बड़ी खबरें बताने के लिए और आप सबका आह्वान करने के लिए कि किस तरह आपको अपनी डूबी हुई जमा राशि वापस मिल सकती है और ये क्यों नहीं मिल रही है, इसका कारण क्या है। इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए आप सब साथी मेरे इस वीडियो संदेश को पूरा ध्यान से सुनेंगे। इसे अधिक से अधिक ठगी पीड़ित निवेशक, एजेंट, एडवाइजर साथियों तक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेंगे ताकि आपको घर बैठे जानकारी मिल सके और आप हमारी राष्ट्रव्यापी मुहिम मिशन भुगतान सुरक्षा सम्मान अभियान से जुड़कर न केवल अपना डूबा हुआ पैसा वापस पा सकें बल्कि हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित, अपराधी विहीन राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करके अपना नाम उन अमर राष्ट्रभक्तों की सूची में भी स्थापित कर सकें जिसके लिए लोग तरह तरह के प्रयास करते हैं। तो पुनः स्वागत है आप सबका साथियों। राष्ट्र आज हमारा पूरी तरह से ठग बेईमानों ने खोखला कर दिया है। राष्ट्र का अस्तित्व, अस्मिता, सम्मान और गौरवशाली भूत और भविष्य दोनों ही खतरे में हैं और इसे बचाने का एक ही उपाय है कि जनसाधारण एकजुट हो, जागरूक बने, राष्ट्रीय एकता स्थापित करके जो लोग शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया इत्यादि में बैठकर राष्ट्र का शोषण कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, उन लोगों की अहिंसक सत्याग्रह के माध्यम से लगातार राष्ट्रव्यापी स्तर पर मुखालफित की जा सके। सत्याग्रह साथियों क्या होता है? सत्याग्रह जहां सरकारें यानी शासन में बैठे लोग राष्ट्रभक्त हों, ईमानदार हों, कानून के प्रति, राष्ट्र के प्रति वफादार हों, सत्य और न्याय के प्रति जिनके हृदय में निष्ठा हो, वहां सत्याग्रह चाहे कोई एक व्यक्ति भी करे तो शासन उसकी न्यायपूर्ण मांग के समक्ष झुक जाता है। सत्याग्रह केवल और केवल न्यायपूर्ण मांगों के लिए होता है। अन्यायपूर्ण मांग करने वाले लोग सत्याग्रह नहीं कर सकते, उनमें इतना हौसला नहीं होता है, इतनी हिम्मत नहीं होती है। सत्याग्रह करने का हौसला केवल और केवल उन्हीं लोगों में होता है जो न्याय के मार्ग पर होते हैं, अहिंसा के मार्ग पर होते हैं और जो अपनी न्यायपूर्ण मांग के लिए शोषण, उत्पीड़न और दलन की, शासन की खिलाफत करते हैं। तो जहां सरकारें राष्ट्रभक्त नहीं होती, ईमानदार नहीं होती, सत्य और कानून, न्याय के प्रति उनकी निष्ठा नहीं होती, वहां कितना भी बड़ा सत्याग्रह आप कर लो, वो उसे कुचलने का, दबाने का प्रयास करती हैं। लेकिन शासन के समक्ष अपनी न्यायपूर्ण मांग को भयमुक्त होकर रखना सत्याग्रह का एक कर्तव्य होता है। लेकिन वास्तव में सत्याग्रह का काम जनमत तैयार करना होता है, जनमत पैदा करना होता है। जो राष्ट्र सो जाते हैं या शासन की खुरापाती घृणित कुकर्मों के सामने डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं या स्वार्थवश शासन की बेईमान नीतियों को
सहयोग करने लगते हैं या अनदेखी करने लगते हैं, ऐसे राष्ट्रों के लिए सत्याग्रह उनको जगाने का, एकजुट करने का सबसे बड़ा हथियार होता है। और इस हथियार का इस्तेमाल हमसे पहले अनेक महान पुरुषों ने, महान आत्माओं ने किया है दुनिया भर के राष्ट्रों में। हमारा राष्ट्र तो सत्याग्रह का जन्मदाता है। तो हमारा जो सत्याग्रह चल रहा है काफी लंबा समय हो गया है। वैसे अन्य सत्याग्रहों से तुलना करें तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, चूंकि राष्ट्रों को जागने में कई बार सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। हमें अभी जुम्मा जुम्मा 3 या 3.5 साल हुए हैं, लेकिन हमारी जागरूकता की जो गति है वो अन्य सत्याग्रहों से अधिक है। और उसका कारण मैं समझता हूँ, एक तो आधुनिक युग है कि जो हमारा वर्तमान युग है, इसमें हमें बहुत सारे मुफ्त के साधन भी सोशल मीडिया जैसे उपलब्ध हैं, परिवहन के साधन उपलब्ध हैं। दूसरा कि हमारा जो सत्याग्रह है वो न्यायपूर्ण है, वैधानिक भी है कि हम किसी कानून की खिलाफत नहीं कर रहे। हम एक बने बनाए कानून को इम्प्लीमेंट कराने की मांग कर रहे हैं। इस मामले में हमारा सत्याग्रह दुनिया का सबसे अलग सत्याग्रह है, अद्भुत सत्याग्रह है। आमतौर पर सत्याग्रही शासन के बनाए हुए कानूनों का विरोध करने के लिए करते हैं, लेकिन हम संसद द्वारा बनाए गए ऐसे कानून के क्रियान्वयन के लिए कर रहे हैं जो देश के जो अब तक 50 या 52 करोड़ ठगी पीड़ित हैं उनके, और जो भविष्य में होंगे उनके भी भुगतान की गारंटी देता है कि यदि उनका कोई पैसा, जमा धन, कमाया हुआ पैसा कहीं डूब जाता है, फंस जाता है और वो उन्हें वापस नहीं मिलता किसी भी कारण से, तो उस पैसे का भुगतान शासन करेगा। जिला कलेक्टर के माध्यम से करेगा, तहसीलदारों के माध्यम से करेगा, शिविर लगाकर करेगा, राशि का, जमा राशि का 2 से 3 गुना करेगा, 180 दिन में करेगा, आवेदन लेकर करेगा। ये गारंटी हमें अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 वाट्स एक्ट 2019 में दी गई है। और क्यों दी गई है ये? कई धूर्त कह देते हैं कि साहब शासन से पूछ के निवेश किया था आपने, कलेक्टर से पूछा था, एसपी से पूछा था, सीएम से या चीफ सेक्रेटरी से या प्रधानमंत्री से पूछा था। तो साथियों, पूछा तो नहीं था, लेकिन इन धूर्तों के, बेईमानों के दिए हुए लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र और इनके द्वारा किए गए प्रमोशन के झांसे में आकर देश के 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी मेहनत की जमा पूंजी ठगों के हवाले कर दी, जो एक अपने आप में घोर घृणित अपराध था। अब जब अपराध हो गया 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के साथ, तो उनका भुगतान करना विदाउट एनी कानून भी सरकार की ड्यूटी बन जाती है। चूंकि हमारा देश लोक राज्य है, लोक राज्य यानी जनता का, लोकतंत्र का शासन है यहाँ। और लोकतंत्र में, लोक राज्य में जनता के साथ हुए आपराधिक कृत्य की भरपाई करना, उसकी क्षतिपूर्ति करना, उसको कंपनसेट करना, उसकी हुई जन और धन की हानि को संपूर्ण करना, वापस करना, ये शासन का कर्तव्य होता है। यही लोकतंत्र की और लोक राज्य की मूल परिभाषा है। और जो इस परिभाषा पर खरे नहीं उतरते, शासन प्रशासक या शासक प्रशासक या न्यायपालिका वगैरह, ऐसे शासन प्रशासन न्यायपालिका को उखाड़ कर फेंक देना शासन से, ये प्रत्येक राष्ट्रभक्त व्यक्ति का कर्तव्य होता है, फर्ज होता है। हम यही जन जागरण देश भर में कर रहे हैं कि अपने अधिकारों को अपराध पीड़ित, ठगी पीड़ित देश के आम नागरिक समझें, अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए इस बेईमान शासन की खिलाफत करें। और जो पैसा उनका डूबा है, पैसा तो डूबा ही है, पैसे के साथ साथ सम्मान भी डूब गया है, भविष्य भी तबाह हो गया है और उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ गई है 50-52 करोड़ लोगों की। तो उनको भुगतान, सुरक्षा, सम्मान तीनों मिलें,
एक निश्चित समय सीमा के अंदर मिलें, इसके लिए हमारी लड़ाई है, संघर्ष है शासन के विरुद्ध। और हम राष्ट्र की एकता के लिए जन जागरण अभियान चला रहे हैं। इसको और विस्तारित करने की आवश्यकता है। इसलिए आवश्यकता है चूंकि आज लोकतंत्र खतरे में है, राष्ट्र खतरे में है, जिसका उदाहरण मैं कई खबरों के माध्यम से आपको देता हूं। आज साथियों, जो ठगी प्रकरणों से जुड़ी हुई खबरें हैं, पीएसीएल पल्स का नाम आप सबने सुना होगा। लगभग 6 करोड़ ठगी पीड़ित हैं उसके, और 1.5 करोड़ के लगभग तो बताते हैं इसके एजेंट थे देश भर में। सच्चाई क्या है ये तो सरकार जाने, लेकिन 6 करोड़ के लगभग निवेशक हैं ये हम भी जानते हैं, चूंकि सेबी का सरकारी एजेंसी है, उसके आंकड़े ऐसा बताते हैं। पीएसीएल पल्स की देश भर में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिन पर सेबी का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, जो फरवरी 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि सेबी पीएसीएल पल्स की तमाम प्रॉपर्टीज का अधिग्रहण करेगी, उनको नीलाम करेगी और 6 महीने के अंदर 9% ब्याज के साथ आवेदन लेकर पीएसीएल पल्स के निवेशकों का पैसा वापस करेगी। 2016 से आज 2026 शुरू हो गया है, पूरे 10 साल हो चुके हैं। सेबी लोगों का पैसा वापस नहीं कर सका, कुछ चंद लोगों का कर दिया, लेकिन जो जमीनें निवेशकों के पैसे से खरीदी गई थीं पीएसीएल पल्स द्वारा, उन पर आज सेबी का अधिकार है। लेकिन सेबी के अधिकारियों को रिश्वत देकर क्षेत्रीय अधिकारी भी बिल्डर्स से, भूमाफिया से, गैर कानूनी कृत्य करने वाले लोगों से इन जमीनों को औने पौने दाम में बेच देते हैं, रजिस्ट्री कर देते हैं, बैनामा कर देते हैं। ये काम धड़ल्ले से हो रहे हैं पूरे देश भर में, लेकिन भुगतान धड़ल्ले से नहीं हो रहा। भुगतान में तरह तरह की बाधाएं लोगों के आवेदनों में दिखा दिया जाता है। तेरे नाम तो जमीन अलॉट है, वो जमीन कहाँ अलॉट है किसी को नहीं पता, न बताया जाता, केवल लोगों के आवेदन खारिज कर दिए जाते हैं। और इस वजह से 6 करोड़ निवेशकों में से इस पिछले 10 साल में 1 करोड़ निवेशकों का पैसा भी सेबी वापस नहीं कर पाया है। ऐसा ही एक मामला साथियों, रायपुर रानी तहसील है पंचकूला हरियाणा की। वहां पर एक तहसीलदार है, और भी अधिकारी रहे होंगे, उसने पीएसीएल पल्स की जमीनों को भूमाफिया को बेच दिया, और भूमाफिया ने वो जमीन खरीद कर किसी और को बेच दी। स्टे था इन जमीनों पर, गलत तरीके से स्टे भी हटा दिया गया, और ये सीबीआई ने अटैच कर रखी थी। उसके बावजूद तहसीलदार ने इनको बेच दिया, मतलब रजिस्ट्री कर दी, भूमाफिया ने बेच दिया। तो उस तहसीलदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। विक्रम सिंगला नाम है उसका। ये इसका फोटो भी देख लो थोड़ा सा। अच्छी खबर है, ऐसे बेईमान अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए, उनसे रिकवरी होनी चाहिए। और पीएसीएल पल्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज देश भर में हैं, चाहे वो सेबी के संज्ञान में हैं, कब्जे में हैं या नहीं हैं, उन सबको बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज के हवाले करना चाहिए। बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी, सहायक अथॉरिटी तो तहसीलदार स्वयं भी हैं पूरे देश भर में। तो जब उनके ही अधिकार क्षेत्र में वो होगी तो वो खुद नीलाम करके अपने अपने क्षेत्र के लोगों से आवेदन लेकर उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान कर सकते हैं। बड़ी सरलता से ये काम हो सकता है, 6 महीने में हो सकता है तो। लेकिन यहाँ 10 साल हो गए सेबी को करते करते, सेबी नहीं कर पा रहा है, चूंकि सेबी के पास स्टाफ नहीं है, इतने संसाधन नहीं है। सेबी के अधिकार क्षेत्र में भी ये बात नहीं आती थी, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट में स्टेट्स ने, केंद्र ने अपना पक्ष ठीक से नहीं रखा, पीड़ित तो वहां थे ही नहीं पक्ष रखने के लिए, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने
अपनी मनमानी करते हुए गैर कानूनी ढंग से अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर राज्यों से और केंद्र से बिना सवाल किए ये रिफंड का मामला भी सेबी के हवाले कर दिया, जबकि सेबी का काम इतना सा था कि कोई कंपनी या सोसाइटी अगर कोई गैर कानूनी निवेश योजना चलाती है, पॉन्जी स्कीम चलाती है, तो वो उसको बैन कर दे। बस रिफंड का काम उसका नहीं होता है। रिफंड तो हमेशा जिला कलेक्टर या तहसीलदारों को करना चाहिए था। बट्स एक्ट से पहले भी चूंकि देश में पीआईडी एक्ट्स थे तब भी तमाम राज्यों के, लेकिन वो नहीं हुआ। ये गड़बड़ हो गई और इस गड़बड़ की वजह से आज तक पीएसीएल पल्स के निवेशकों का पैसा नहीं मिला। वो आज भी न्याय के लिए भटक रहे हैं और सबसे ज्यादा हमारे एजेंट साथियों ने, निवेशकों ने अगर आत्महत्याएं की हैं तो पीएसीएल पल्स के मामले में ही ज्यादा की हैं, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी थी अपने समय की। इसी तरह एक बड़ी क्रांतिकारी खबर भी आई है। हालांकि मुझे लग रहा है जो पीठासीन अधिकारी हैं जज साहब, उनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा इस बात पर, ऐसा आदेश पारित करने पर, लेकिन उनकी हिम्मत की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि उन्होंने ऐसा काम किया। और उस निवेशक भाई की भी जिसने ऐसी याचिका फाइल की कोर्ट के सामने, जिसमें सेबी को भी अक्यूज्ड बना दिया, आरोपी बना दिया। ये सहारा इंडिया से जुड़ा मामला है साथियों। आगरा का मामला है। सीजीएम मृत्युंजय श्रीवास्तव ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के प्रमुख व सहारा इंडिया के वारिसान के विरुद्ध परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया है। प्रशांत गुप्ता व उनकी पत्नी बबली गुप्ता, निवासी संगम विहार यमुनोत्री कॉलोनी, कमला नगर, आगरा ने अधिवक्ता कामनी जैन के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि सेबी के अंतर्गत आने वाली सहारा इंडिया कंपनी कपूरथला कॉम्प्लेक्स, अलीगंज, लखनऊ ने आम जनमानस को अपनी लोक लुभावन स्कीम के जाल में फंसाकर उनकी जीवन भर की कमाई को कम समय में दूना करके देने का प्रलोभन दिया। लोगों के करोड़ों रुपए हड़प लिए गए। उनके भी 10 लाख रुपए निवेश करा, उन्होंने भी 10 लाख रुपए निवेश करा। मैच्योरिटी पर उसका भुगतान नहीं किया गया और मामला 2012 में सेबी के अधीन कर दिया गया कि सेबी उनका पैसा वापस करेगा, लेकिन सेबी ने भी उनका पैसा वापस नहीं किया। इसलिए सेबी के खिलाफ और सहारा इंडिया के संचालक और उनके वारिशान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, ये मांग की थी गुप्ता जी ने अपनी याचिका में। और इस याचिका को एक्सेप्ट करते हुए मृत्युंजय श्रीवास्तव साहब ने रजिस्टर्ड किया और 9 फरवरी की सुनवाई के लिए डेट तय कर दी, परिवाद दर्ज करते हुए। बहुत अच्छी खबर है, ऐसा होना चाहिए। चूंकि सेबी भी अपराधी है, उसी तरह से सीआरसी भी अपराधी है। वर्तमान वाला जो सीआरसी बना दिया है, इनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होने चाहिए कानूनी रूप से। इनको भी जेल जाना चाहिए, इनकी प्रॉपर्टीज भी हड़प ली जानी चाहिए और निवेशकों का पैसा वापस किया जाना चाहिए। चूंकि 12 करोड़ से ज्यादा निवेशक हैं सहारा इंडिया समूह के, जो बेचारे न्याय के लिए दर दर धक्के खा रहे हैं, उनका भुगतान नहीं हो रहा। कल लोकसभा में भी उठाया था ये मामला सहारा वाला। हालांकि मैं उससे सहमत नहीं हूं कि इस तरह से मामला नहीं उठाया जाना चाहिए। मामला ये बट्स एक्ट का है, बट्स एक्ट के उल्लंघन के लिए उठाया जाना चाहिए। लेकिन सहारा समूह की जो 4 मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव समितियां हैं, उनके मामले को कल जो है ये बांसवाड़ा डूंगरपुर संसदीय क्षेत्र से जो सांसद हैं राजकुमार रोत, उनके द्वारा उठाया गया और कहा गया कि साहब मेरे संसदीय क्षेत्र में लाखों निवेशक हैं सहारा इंडिया के और उनका पैसा नहीं मिल रहा है। आवेदन करने के बावजूद भी सीआरसी रिफंड पोर्टल पर, तो मुझे बताया जाए कि उनका पैसा अब कब तक मिल जाएगा, कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा। ये सवाल उन्होंने सहकारिता मंत्री अमित शाह से पूछा, तो अमित शाह ने ही इसमें बहुत सारे जवाब दिए हैं। उसने बताया है कि साहब लगभग 1.5 करोड़ आवेदन अब तक सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल को प्राप्त हुए हैं और जिनमें से 8,429 लोगों का भुगतान कर दिया गया है। अधिकतम एक आवेदक को 50,000 रुपये।
अब वो कहाँ होंगे 8,429 लोग भी पता नहीं, ये अमित शाह ही जानते होंगे, हमें तो पता नहीं है। चूंकि हमारे पास तो जितने भी फोन आते हैं सब कहते हैं साहब मेरा 3 साल हो गए सीआरसी पे आवेदन किए हुए, मेरा पैसा वापस नहीं आया। कोई 5,000 बताता है, कोई 10,000, कोई 50,000 भी, कोई 30,000 भी, और 50,000 से ऊपर वाले तो करोड़ों हैं। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में सेबी को आदेशित कर दिया था कि भाई जो तेरे पास 24-25 हजार करोड़ रुपए सहारा समूह के रिफंड खाते में पड़ा हुआ है उसे अमित शाह को दे दे। ये रिफंड पोर्टल लॉन्च करेंगे सीआरसी के द्वारा, वहां आवेदन लिए जाएंगे और वो पैसा वापस किया जाएगा सहारा के निवेशकों का। बात ये थी। और ये जो सहारा की चारों सहकारी समिति हैं 2012 में एक भी अस्तित्व में नहीं थी, ये थी नहीं। वो पैसा रियल एस्टेट और फाइनेंस कंपनी का था, जिसे गैर कानूनी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को मैनेज करके अमित शाह ने सीआरसी को 5-5 हजार करोड़ रुपए की 2 किस्तों में वापस करवा लिया। 10,000 करोड़ रुपए वायदा किया था कि 45 दिन में जो भी आवेदन करेगा उसका पैसा वापस कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपके अगर 1 करोड़ रुपए सहारा में जमा थे तो सहकारी समितियों वालों के, केवल क्यूसॉप वगैरह की बात नहीं करता, उनके लिए तो कुछ है ही नहीं आज भी, तो उन्हें केवल 10,000 रुपए दिए गए और उनसे लिखवा लिया गया कि इसके बाद आप कहीं क्लेम फाइल नहीं करोगे। फुल फाइनल सेटलमेंट समझिए एक तरह से 10,000 रुपए, अगर 1 करोड़ भी थे तो बहुत बड़ा धोखा अमित शाह ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हमारी सरकार ने हमारे देश के निवेशकों के साथ किया। इनके यहाँ ये बता रहे हैं रोत साहब के 12 लाख निवेशक हैं इनके क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा। बड़ी खबर है। एक क्षेत्र में अगर 12 लाख निवेशक हैं साथियों, तो पूरे देश में 12 करोड़ होंगे ही होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन इस आंकड़े को बता बताकर हम उन तमाम निवेशकों को जोड़ सकते हैं। सरकार बहुत चालाक थी। अमित शाह को पता था कि सारा इंडिया के 12 करोड़ से ज्यादा निवेशक हैं, और अगर इनको रोका नहीं गया, बांटा नहीं गया, बहकाया नहीं गया, तो ये बट्स एक्ट पर बात करेंगे, और बट्स एक्ट पे बात हुई तो सबका भुगतान देश में, सहारा का ही नहीं, बाकी जितनी भी कंपनी है, चाहे ओपीएसीएल है, साईं प्रसाद है, केबीसीएल है, जीसीए है, टोगो है, रोज वैली है, या और सोसाइटी हैं आदर्श वगैरह वगैरह, नवजीवन संजीवनी, ट्रिनिटी, या वो दूसरी जनशक्ति वगैरह, उनका पैसा भी वापस करना पड़ेगा। लेकिन अमित शाह ने अपनी दूरदर्शिता, धूर्तता और कुटिलता का परिचय देते हुए गैर कानूनी रूप से सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल लॉन्च करके सहारा के लोगों में एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर दी, और उनको आंदोलन करने से रोक दिया गया, तोड़ दिया गया। आपस में भी उनको, उनके बहुत सारे गुट काम करते हैं सहारा समूह के निवेशकों के भुगतान की वापसी के लिए। हमारा तो किसी एक के लिए नहीं है, हमारा तो देश के सभी कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, रियल एस्टेट, सबके लिए है। हमारा तो मूलतः बट्स एक्ट के लिए आंदोलन है कि भाई बट्स एक्ट को अप्लाई करो, इसके तहत सबका पैसा वापस करो, ये अलग अलग दुकानदारियां बंद करो। हम तो इसके लिए लड़ रहे हैं। ईडी वगैरह का, सीबीआई वगैरह का जो हस्तक्षेप है पोंजी स्कीम्स के मामले में, उसको रोका जाए, सेबी को रोका जाए, सीआरसी को रोका जाए, एनसीएलटी को रोका जाए, लिक्विडेटर्स को भंग किया जाए, और सबको भुगतान बट्स एक्ट अथॉरिटीज के माध्यम से किया जाए, चूंकि वो एक टाइम बाउंड एक्ट है, पार्लियामेंट्री स्पेशल एक्ट है रिफंड के लिए, तो उस पर चर्चा नहीं करता कोई भी सांसद साथियों। ये बड़े दुख का विषय है। और 12 लाख निवेशक अगर एक क्षेत्र में हैं, केवल सहारा के या सब मिला के, तो 12 लाख लोगों का 1% भी अगर इकट्ठा हो जाए तो सांसद को घेरा जा सकता है। और सांसद को घेर लो, या तो बट्स एक्ट के तहत भुगतान कराए अपने संसदीय क्षेत्र में, उसकी ड्यूटी तो है ही। पार्लियामेंट में बट्स एक्ट की बात उठाई, ये उसका कर्तव्य है नैतिक। नहीं उठाए तो इस्तीफा ले लो उससे, जनप्रतिनिधि ही है ना, हमारे वोट से ही तो सांसद बना है, उससे जबरन इस्तीफा लिया जा सकता है अगर उसके क्षेत्र की जनता उसका विरोध करे तो। अगर वो इस्तीफा नहीं देगा तो आपके लिए लड़ेगा, आपका भुगतान कराएगा, या फिर इस्तीफा दे देगा। इस्तीफा दे देगा तो जो भी दूसरा चुना जाएगा वो तो उठाएगा ही, चूंकि वो तो चुनाई इस बिना पे जाएगा कि वो आपके
भुगतान सुरक्षा सम्मान की लड़ाई लड़ने आ रहा है पार्लियामेंट में। तो इसके लिए एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार करेंगे साथियों। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया सेमिनार 21-22 मार्च वाला हम कर लें ताकि पूरे देश तक हमारा संदेश पहुंच जाए, सारी दुनिया को पता चल जाए कि भारत सरकार 50 करोड़ भारतीयों का पैसा रिफंड नहीं कर रही है कानून बन जाने के बाद भी, और उस कानून को भी खत्म करने का षड्यंत्र रच रही है। तो ये बात पूरे देश के ठगी पीड़ितों तक, एजेंट एडवाइजरों तक, सामान्य जनमानस तक भी पहुंचाना अत्यावश्यक हो जाता है अब। तो पहले हम तैयारियां कर रहे हैं कि 21-22 मार्च का राष्ट्रीय सोशल मीडिया सेमिनार और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी करके उसके माध्यम से इस मुद्दे को ट्रेंडिंग में लाएं, वायरल करें, घर घर तक अपनी खबर को पहुंचाएं, अपने विषय को, अपनी समस्या को, पीड़ा को पहुंचाएं, और फिर उसके बाद एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन सांसदों के घेराव का रख लिया जाए उनके उनके क्षेत्रों में ही कि या तो भैया भुगतान के लिए जो कानून बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करवा, नहीं तो इस्तीफा दे पार्लियामेंट से। तो सीधी सीधी बात, कोई वो नहीं, लब्बो लुबाव नहीं, कोई झांसा नहीं चलेगा अब, जैसे हमें पहले झांसों में फंसाते रहे। देखिए एक और खबर आई है आज, ये कोई हैदराबाद की है खबर। ईडी ने टांग घुसा दी है मेटालॉयड्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में। ये भी पोंजी स्कीम चलाने वाली कंपनी थी वहां, और इसने लगभग 40,000 करोड़ रुपए निवेशकों से वसूले थे और पैसे वापस दे नहीं रहा था। तो इसको भी ईडी ने ही इसकी जो चल अचल संपत्तियां थी वो कैप्चर कर ली हैं, जबकि बट्स एक्ट अथॉरिटी को कैप्चर करनी चाहिए थी ये, लेकिन ऐसा हुआ नहीं साथियों। और मेरा आप सबसे हमेशा अनुरोध रहता है कि आप किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट मत करो, चूंकि ये गैर कानूनी होती हैं, इनको ये अधिकार नहीं होते हैं पोंजी स्कीम चलाने के, जमा योजनाएं चलाने के, और ये आपको बहला फुसलाकर आपकी मेहनत के पैसे को लूट लेती हैं। एक कंपनी का नाम भेजा है हमारे जिला अध्यक्ष बरेली मुन्ना लाल साहब ने, KNNC लिमिटेड, मालिक का नाम बता रहे हैं जसवंत सिंह भुल्लर, जो खटीमा उत्तराखंड का था। इस कंपनी ने भी बहुत सारे लोगों को ठगा है, FIR बहुत सारी लिखी हुई हैं, ये बेचारे भी बहुत परेशान हैं। और मुन्ना लाल गंगावार साहब ने विशेष अनुरोध किया था कि साहब इस कंपनी के विषय में भी बोलना। तो साथियों, कंपनियों के नाम भर ले देने से मेरे द्वारा कुछ नहीं होता, केवल आपको एक ऐसा एहसास या आभास या भ्रम हो जाता है कि साहब मेरी कंपनी का भी नाम ले दिया। नाम बट्स एक्ट का ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, और बट्स एक्ट अप्लाई हो जाता है तो आपकी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम कुछ भी हो, ABCD लेना देना, आपको उसका लाभ मिलेगा, आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा। इसके लिए तैयारी करो आप सब। हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जब से जुड़ो, और इतने धन की व्यवस्था अवश्य कर लो कि हम इसको राष्ट्रव्यापी रूप दे सकें। और ये होगा, आप सब जमकर सदस्यता अभियान चलाइए, अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को जगाइए, राष्ट्र रक्षक रक्षिकाएं तैयार कीजिए। हर तहसील में एक कम से कम होना चाहिए पूरे देश भर की में, ताकि हम बड़ा संगठन बनाकर इन ठग बेईमान सांसदों को संसद को घेर सकें, और भुगतान करो या सत्ता छोड़ो के नारे को सार्थक कर सकें। साथियों, ये काम आप सब कीजिए। मिलता हूं 8 बजे राष्ट्र रक्षक ग्रुप में विशेष चर्चा के दौरान, आप सब जुड़िएगा। मैं आपके सुझाव सादर आमंत्रित करता हूं, और आपसे धन त्याग की भी अपील करता हूं कि धन भी अवश्य त्यागें साथियों, ताकि हम उतने संसाधन जुटा सकें कि इस संगठन को, आंदोलन को, मिशन भुगतान को कंप्लीट करते हुए हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित, अपराधी विहीन राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर सकें। नंबर डिस्क्रिप्शन में होंगे मेरे, आप देख लेना वहां जाकर के। जय हिंद, जय भारत।